हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम साइंस स्पेशल क्लास का प्रैक्टिस सेट 13 देखने वाले हैं। इससे पहले के सभी सेट हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हो सकता है आगामी एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिए जाए, इसलिए एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर आपको सब कुछ बताया जाता है। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तैराक को नदी के तुलना में समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? वाई इज इट ईजियर फॉर अ स्विमर टू स्विम इन अ सी देन इन द रिवर? करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा डी। नदी के पानी की तुलना में समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए तैराक को नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान लगता है। देखिए जो नदी के पानी का घनत्व या डेंसिटी है वो समुद्र के पानी के घनत्व से अधिक है, जिसके कारण क्या होता है, नदी की अपेक्षा समुद्र के पानी में तैरने वाला व्यक्ति एक बल अनुभव करता है। कौन सा बल है ये? उत्प्लावन बल। ठीक है, कौन सा बल है ये? उत्प्लावन बल। अब ये उत्प्लावन बल क्या होता है? तो देखिए जब प्रत्येक जो द्रव होता है वो अपने अंदर थोड़ी या पूरी जो डूबी हुई वस्तु होती है उस पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। इसी बल को हम क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, तो नदी के पानी की अपेक्षा समुद्र के पानी में तैरने वाला व्यक्ति इस उत्प्लावन बल का अनुभव करता है, क्योंकि जो उत्प्लावन बल है ये द्रव के घनत्व के समानुपाती होता है। तो इस बल को क्या करता है? वो अनुभव करता है। तो यही रीजन होता है कि तैराक जो होता है वो नदी की तुलना में समुद्र में तैरना उसे आसान लगता है। तो मेन इसका रीजन क्या है? डेंसिटी है ना, घनत्व के कारण ऐसा पॉसिबल हो पाता है। और जनरल अगर हम इसका आंसर देना चाहें तो जो नदी का पानी होता है वो बहता रहता है, जबकि समुद्र का पानी स्थिर होता है। ये भी एक रीजन है, लेकिन मेन जो इसका रीजन है वो है डेंसिटी या घनत्व। नेक्स्ट, इनमें से सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका सी, नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये एक रिएक्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसके द्वारा क्या होता है, सूर्य पर जो ऊर्जा है उसका निर्माण होता है। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि जो हमारा सन है उसका अधिकांश भाग किससे बना है? हाइड्रोजन से और हीलियम से। हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। इसके अंदर का टेम्परेचर अगर हम देखें तो कितना होता है? 160, लगभग 160 डिग्री केल्विन इसके अंदर का टेम्परेचर है, मतलब इतना ज़्यादा है। तो इसका इतना अधिक ताप, ठीक है, इतने अधिक ताप पर जो हाइड्रोजन नाभिक है, हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होता रहता है। ठीक है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है तो इसके अंदर क्या होता है? बहुत अधिक ताप पर हाइड्रोजन के जो नाभिक हैं उनका संलयन या फ्यूजन होता रहता है। अब फ्यूजन हो रहा है तो बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलेगी? एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस है? कई बार पूछा जाता है कि सन पर जो इतना सारा लाइट है, इतनी सारी एनर्जी है, उसके पीछे कौन सी प्रोसेस है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इसके पीछे है। नेक्स्ट, इनमें से डायनेमो परिवर्तित करता है। ठीक है, इनमें से डायनेमो परिवर्तित करता है। किसको परिवर्तित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, देखिए इसको ऐसे भी याद करते हैं हम, डायनेमो, इसको डायावी से आप याद कर सकते हैं, डायावी। तो डा से हो जाता है डायनेमो, या से हो जाता है यांत्रिक, और वी से हो जाता है विद्युत। मतलब डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। देखिए डायनेमो क्या है? मूल रूप से जिसे हम पहले विद्युत जनरेटर कहते थे, ये डायरेक्ट करंट उत्पन्न करता है, या डिस्ट धारा जिसे हम कहते हैं, या डायरेक्ट करंट उसे उत्पन्न करता है। ठीक है, ये पहले डायनेमो क्या होते थे? पहले विद्युत जनरेटर थे जो इंडस्ट्रीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी पावर के प्रोडक्शन में हेल्प करते थे या सक्षम थे, वही करते थे। अब इनकी जगह कई सारे नए नए उपकरण तैयार हो गए, लेकिन पूछा जाता है कि डायनेमो किससे परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं इसको। देखिए कोई भी पदार्थ है, अगर कोई भी पदार्थ है वो अपनी ठोस अवस्था से, ठीक है, अपने सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट किस में चेंज हो जाए? गैस में चेंज हो जाए, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। और ठोस कपूर, देखिए यहाँ पे लिखा है सबसे अच्छा कैम्फर या कपूर ही इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। जब भी आपने देखा होगा कपूर जलता है तो सीधे गैस निकलने लगती है, सीधे गैस। ऐसा होता
होता है कि कपूर लिक्विड में चेंज हुआ हो फिर गैस में चेंज हुआ हो, ऐसा नहीं होता। जो कपूर होता है वो सीधे किस में चेंज हो जाता है, मतलब सॉलिड होता है कपूर, सभी ने देखा है, उसको हम जलाते हैं तो सीधे किस में चेंज हो जाता है, गैस में। यही प्रोसेस कहलाती है ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। देखिए इस प्रोसेस में कोई भी मिडिल स्टेट नहीं होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि ठोस पहले द्रव में बदलेगा और फिर उसके बाद द्रव गैस में बदलेगी। ये द्रव वाला जो बीच का मिडिल स्टेट है ये नहीं होती, सीधे क्या हो जाता है, ठोस किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। इसी को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थर्मोस्टेट इन रेफ्रिजरेटर? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका ए, एक समान तापमान बनाए रखना थर्मोस्टेट का। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, थर्मोस्टेट यानी कि टेम्परेचर को स्टेबल करना मेन इसका जो काम है। तो एक समान तापमान बनाए रखना किसका काम है, थर्मोस्टेट का। ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है रेफ्रिजरेटर के अंदर। देखिए रेफ्रिजरेटर में जरूरी होता है कि तापमान कैसा रहे, टेम्परेचर कैसा रहे, एक समान बना रहे, तो इसीलिए यूज किया जाता है क्या, थर्मोस्टेट रेफ्रिजरेटर में। नेक्स्ट, मनुष्य की लार में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंजाइम आर फाउंड इन अ ह्यूमन सलाइवा? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, 2, ठीक है। ह्यूमन सलाइवा या फिर जो लार प्रेजेंट होती है ह्यूमन के मुंह में, जो लार बनती है उसका मेन काम क्या होता है, उसका देखिए मेन काम क्या है, भोजन को गीला करना। जो हम भोजन खाते हैं उसको गीला करना, उसकी एक लुगदी बना देना। क्यों बनाता है लुगदी? जब तक ये लार मिक्स होकर लुगदी नहीं बनेगी तब तक हम इसे आसानी से निगल नहीं सकते। तो खाने को निगलने के लिए भोजन को लुगदी के रूप में लार मिक्स होती है, तभी एक लुगदी बन जाती है और इसे हम आसानी से क्या कर जाते हैं, निगल जाते हैं। तो देखिए हमारी जो लार है उसमें भी कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कितने एंजाइम है? वो 2। अगर आपने मेरा एंजाइम वाला वीडियो देखा होगा ट्रिक वाला, तो उसमें मैंने बताया है कि जो हमारी लार है उसमें 2 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम ट्रिक से याद करते हैं, उसे हम कहते हैं टॉम। मैंने आपको बताया जो टॉम एंड जेरी का टॉम है, आप उससे याद करके रख लीजिए इसको। तो टॉ से आपको याद रखना है टाइलिन, ठीक है, टॉ से टाइलिन, और माँ से आपको याद रखना है माल्टेज। ये 2 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं किसमें, लार में। देखिए टाइलिन क्या करता है, टाइलिन स्टार्च को चेंज कर देता है माल्टोज में, और माल्टेज एंजाइम क्या करता है, ये जो माल्टोज बना है इसको चेंज कर देता है ग्लूकोज में, ठीक है। तो इतना भी आपको याद रखना है क्योंकि कई बार पूछा गया है कि टाइलिन क्या करता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ह्यूमन में स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो देखिए स्टार्च का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। आपने खाना डाला है मुंह में और वहीं से स्टार्च का पाचन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी लार में क्या प्रेजेंट है, टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट, भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है? वेयर डज द मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, छोटी आंत। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, यहाँ पे सबसे ज्यादा भोजन का पाचन होता है। मतलब भोजन के पाचन में स्टार्टिंग मुंह से हो जाती है, तो यहाँ पे लेकिन सबसे ज्यादा हिस्सा किसका होता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, छोटी आंत का होता है। आप सभी को पता है कि सबसे लंबी होती है छोटी आंत, है ना। बड़ी आंत से भी लंबी होती है छोटी आंत, और इसमें कई सारे मतलब सबसे ज्यादा एंजाइम्स अगर हम देखें कहाँ पर हैं, तो वो छोटी आंत में ही प्रेजेंट है। और उसको कैसे याद करना है, तो उसे हम याद करते हैं स्मेल से। स्मेल में एस का मतलब है सुक्रेज, एम का मतलब है माल्टेज, ई का मतलब है रेप्सिन, एल का मतलब है लाइपेज, और एक और एल का मतलब है लैक्टेज। तो ये सारे जो एंजाइम्स है ये वर्क करते हैं खाने पर और भोजन को पचाने में पूरी हेल्प करते हैं। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर पाचन होता है, छोटी आंत में। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक हम लोग बहुत छोटे 7th 8th से ही पढ़ते आते हैं कि हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, न्यूटन, ठीक है। आइजैक न्यूटन के द्वारा ग्रेविटेशन, वो कहानी सभी ने सुनी है कि एक एप्पल गिरा था उनके सर पे, देन मतलब अलग अलग इसकी स्टोरीज आती है कि एप्पल सर पे नहीं गिरा है, एप्पल नहीं गिरा है, पता नहीं कई तरह की, लेकिन हमने हमेशा से यही सुना है कि एक एप्पल जब उनके सर पे गिरा तभी से ग्रेविटेशन की खोज उन्होंने की है, या थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन उनके द्वारा दिया गया है। वो कहते हैं कि पदार्थों के बीच आकर्षण का एक सार्वभौमिक बल प्रेजेंट होता है। सभी जितने भी पदार्थ हैं उनके बीच एक अट्रैक्शन का या आकर्षण का सार्वभौमिक एक फोर्स प्रेजेंट होता है, और इसी फोर्स को हम किसके नाम से जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसने दिया ये सिद्धांत, तो सही आंसर हो जाएगा न्यूटन।
टाइफाइड नाम की बीमारी मनुष्य शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करती है? विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय द डिजीज कॉल्ड टाइफाइड? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, आंत या फिर इंटेस्टाइन। ठीक है, टाइफाइड में क्या होता है, इंटेस्टाइन को ये सबसे ज्यादा क्या करती है, प्रभावित करती है। देखिए जो रोगी की आंत होती है, आंतों में संक्रमण के बाद, एक बार आंतों में संक्रमण हो गया, फिर ये शरीर के अन्य भागों में, अन्य अंगों में भी पहुंचने लगता है धीरे धीरे। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया कौन सा है टाइफाइड के लिए, ये पूछा जाता है, तो साल्मोनेला टाइफी आपको याद रखना है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, साल्मोना टाइफी, ये जो बैक्टीरिया है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टाइफाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो रोगी है वो रोगी से किसी अन्य व्यक्ति में, बच्चे में, बड़े में, ठीक है, ट्रांसफर हो जाता है, मुंह के रास्ते फूड पाइप में पहुंच जाता है। फूड पाइप पे एक बार पहुंच गया, उसके बाद ये क्या करता है, ब्लड की हेल्प से बाकी अंगों में पहुंचने लगता है। ठीक है, और बाकी अंगों में पहुंच के फिर अपना काम दिखाने लगता है। इसके कई सारे सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। अगर इसके हम सिम्टम्स देखें तो क्या क्या होता है, सबसे पहले तो डेली बुखार बना रहता है। ठीक है, सिम्टम्स में क्या है, सबसे पहले तो डेली क्या हो जाता है, फीवर बना हुआ रहता है, भूख नहीं लगती है, नब्ज बहुत धीरे चलने लगती है, वेट एकदम कम हो जाता है, इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग होने लगती है, मतलब आंतों से खून निकलने लगता है, इंटरनल जो ब्लीडिंग है वो, ये सब किसके में होने लगता है, टाइफाइड की वजह से होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, कई सारे इसके लक्षण हैं। ठीक है, तो ये किसके कारण हो रहा है, साल्मोनेला टाइफी के कारण। और ये किसे प्रभावित करता है सबसे ज्यादा, तो आंत या इंटेस्टाइन को। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन विनेगर? करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल प्रेजेंट होता है किसमें, सिरका में। देखिए सिरका में एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH है ना, ये एसिटिक एसिड होता है, ये किसमें प्रेजेंट है, सिरका में। ये क्या होता है, जो सिरका है वो यही एसिटिक अम्ल का जलीय घोल होता है। ठीक है, ये सिरका, इसमें सबसे ज्यादा एथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है, कितना, 5 से लेकर 20% इसमें एथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। अभी सिरका हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, खाना बनाने में यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव के तौर पे इसको, जैसे अचार अच्छा रहे इसीलिए भी हम उसमें सिरका डाल देते हैं, तो कई सारी चीजों में हम सिरके का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अब यहीं पे हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बारी है आज के सवाल की। तो आपको बताना है पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम, फ्लोएम या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों प्लीज़ आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे चले जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो देखिए, अगर आपको पसंद आती है तो इसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।